स्वागत है आप सभी का राष्ट्र अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज अपने नेट में लगी हुई एक कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक और रचनाकार कौन है? इसके लेखक और रचनाकार कौन है? माधवराव सप्रे। कौन है? माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे के बाद अगर हम माधवराव सप्रे का जन्म देखें तो इनका जन्म होता है 1871 में। यहाँ पे होता है मध्य प्रदेश में और मृत्यु होती है 1926 में। ठीक है, 1926 में इनकी मृत्यु होती है। एक टोकरी भर मिट्टी की जो कहानी है ये कहाँ पे 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में छपती है और छत्तीसगढ़ मित्र एक प्रकार मासिक पत्रिका है। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी क्या है 1901 में इसका प्रकाशन वर्ष है और किसमें? छत्तीसगढ़ मित्र में। ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र में ये क्या है? मासिक पत्रिका है। छत्तीसगढ़ मित्र क्या है? मासिक पत्रिका है। अगर हम देखें तो देवी प्रसाद और अन्य विद्वान है वो इसे हिंदी की फर्स्ट मौलिक कहानी मानते हैं। इसको एक टोकरी भर मिट्टी को अन्य विद्वान है वो क्या मानते हैं? देवी प्रसाद और अन्य विद्वान क्या मानते हैं इसको? हिंदी की फर्स्ट मौलिक कहानी मानते हैं। इसकी हिंदी की फर्स्ट मौलिक कहानी किसको मानते हैं? एक टोकरी भर मिट्टी को। इसमें एक टोकरी भर मिट्टी में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से अगर हम पात्रों की बात करें तो एक वृद्ध जो है विधवा महिला होती है और एक होता है जमींदार होता है गुण में अगर देखेंगे तो अपने वकील होता है। ठीक है, और इसकी वृद्ध महिला की एक पोती होती है। ठीक है, तो ये सब है। चलिए आगे देखते हैं एक टुकड़ी पर मिट्टी के बारे में, इसके कथन और पूरे विस्तार से। अगर हम माधवराव सप्रे की मुख्य रचनाओं के बारे में अगर देखते हैं तो देखिए रचनाओं में स्वदेशी आंदोलन और बाइकआउट, यूरोप में इतिहास में सीखने योग्य बातें, माधवराव सप्रे की कहानियां जिनका संपादन किसने की है? देवी प्रसाद वर्मा ने किया है। और हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र का भी संपादन किसने किया है? माधवराव सप्रे ने किया है। ठीक है, और ये देखिए टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र में 1901 में हो चुके हैं ये प्रकाशित। ठीक है, रचना दोबारा देखो यहाँ पे कि स्वदेशी आंदोलन और बाइकआउट, यूरोप के इतिहास में सीखने योग्य बातें, माधवराव सप्रे की कहानी जिनका संपादन किसने किया है? देवी प्रसाद वर्मा ने किया है। हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन किसने किया है? माधवराव सप्रे ने किया है। इनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र में 1901 में ये प्रकाशित हो चुकी है। कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। अब चलिए माधवराव सप्रे के कुछ कथनों के बारे में अपने क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मैं मराठी हूँ, हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। यानी माधवराव सप्रे क्या कहते हैं कि मैं मराठी हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि एक हिंदी भाषी को क्या होना चाहिए। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। कौन कह रहे हैं? माधवराव सप्रे कह रहे हैं कि हम जो विदेशी भाषा में शिक्षा के कारण हमारी बुद्धि भी क्या हो रही है? विदेशी हो रखी है। जिस शिक्षा के स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। यानी जिस शिक्षा में स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह क्या है? शिक्षा कोई काम की नहीं। ये किसके कथन है? ये कथन है माधवराव सप्रे। किसके? माधवराव सप्रे। ठीक है, अब देखिए एक टोकरी भर मिट्टी खाने के बारे में अपने अध्ययन करेंगे तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए कि यह एक बहुत छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यानी बिल्कुल छोटी कहानी, आप जैसे पढ़ोगे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी और बिल्कुल छोटी भी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। आज के यथार्थ से कैसे जुड़ी हुई है? इसमें जमींदार होता है वो क्या करता है? जमींदार होता है वो लालच करता है कि क्यों ना मेरा जो घर है वो इतना है इसको आगे बढ़ा लिया जाए। आगे क्या होती है? जो वृद्ध जो महिला होती है उसकी झोपड़ी होती है तो वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज के टाइम में क्या है? भौतिकवादी युग है ना, उस हिसाब से यह कहानी वर्ग विभेद पर आधारित एक गरीब के शोषण का चित्रण किया गया है। यह कहानी अहंकार और स्वार्थ का चित्रण है, जमींदार के रूप में किया है। यानी जो अहंकारी और स्वार्थ का चित्रण है उसमें कौन मुख्य पात्र है? जमींदार है। ठीक है,
इसके अलावा इसमें एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार के हृदय का परिवर्तन भी दर्शाया गया है। इसके अलावा ये क्या है, एक आदर्शवादी कहानी। आदर्शवादी लास्ट में जमींदार का हृदय वो चेंज हो जाता है, यानी इसमें हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है ना, हृदय परिवर्तन। इसके अलावा मिट्टी से प्रेम को भी दर्शाया गया है। ये आपको कहाँ पे आएंगे, यानी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा, निम्न में से एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में क्या नहीं दर्शाया गया है ना, उसका मुख्य मतलब संदेश है। इसके अलावा इसमें जो कानून व्यवस्था है उसका लचरपन है ना, लचर कानून व्यवस्था का चित्रण किया गया है। इसके अलावा इसमें वर्ग विभेद भी है ना, वर्ग विभेद भी है। इसके अलावा इसमें शोषण का भी चित्रण किया गया है, शोषण का भी क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। इसके अलावा बुजुर्ग जो महिला है उसके उसके मतलब तकलीफ या पीड़ा का भी क्या किया गया, इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, मानवता का क्या किया गया है, मानवता का संदेश दिया गया है कि हमें। अब देखिए इसमें एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में जो है विद्वानों ने कथन क्या किया है। डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी के स्मरण में क्या कहा है कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया है। यानी संवेदना की क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा किसने बताया, गोपाल राय ने बताया, डॉक्टर गोपाल राय ने। ठीक है, कथन याद रखिएगा। आगे डॉक्टर सत्यकाम इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। डॉक्टर सत्यकाम इसको क्या मानते हैं, प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि के लगाव के प्रति कहानी है, जो एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई। याद रखिएगा, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, आप याद रखिएगा। एक टोकरी भर मिट्टी से रिलेटेड, यानी जो एक टोकरी भर मिट्टी है वो पूरे देश की मिट्टी बन गई, किसका, डॉक्टर सत्यकाम। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इसकी जो अगर आपसे पूछ ले कि पूरा इसका कथासार के बारे में मतलब कि क्या है, तो आप देखो इसमें क्या है, मानवता का क्या है, संदेश दिया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें क्या है, जो लचर कानून व्यवस्था है उसका चित्रण किया गया है। इसके अलावा हृदय परिवर्तन हो जाता है लास्ट में जमींदार का, तो वो भी चित्रण, बुजुर्ग महिला का पीड़ा भी दर्शाई गई है। इसके अलावा मिट्टी से प्रेम किसको था, ये वृद्ध महिला को था, तो वो भी दर्शाया गया है ना। यानी वो अपनी जो है पोती होती है उसके बहाने से आती है कि भाई मुझे एक टोकरी में मिट्टी चाहिए। यानी पूरी कहानी किस प्रकार होती है, एक जमींदार, एक, देखिए पूरी कहानी थोड़ा आपको बता देती हूँ कि एक ये जमींदार का घर है मान लो इसका, ठीक है, ये अपने ये चाहता है, इस यहाँ पे ये बुजुर्ग महिला की झोपड़ी होती है, तो ये चाहता है कि मेरा घर है वो इतना ज्यादा यहाँ तक विस्तार कर लो, लेकिन आगे बुजुर्ग जो वृद्ध महिला होती है उसकी झोपड़ी आ जाती है, तो ये चाहता है कि इसको हटा दिया जाए। तो वो पहले तो इसको धमकाता है तो वो नहीं हटती है, तो फिर क्या करता है, वकील को पैसे दे देता है और फिर इसके लिए प्रयास करता है। तो आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है, अपने इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे। किसी से श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमानों से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मर गए थे, यानी उसका न तो पति था और न ही पुत्र था। पोतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या थी। अब याद रखिएगा आप इसमें कि जो वृद्ध महिला, जो विधवा गरीब अनाथ जो विधवा महिला थी वो अकेले थी, इसके साथ इसकी 5 वर्ष की 5 वर्ष की क्या थी, उसकी पोती थी, याद रखिएगा। ठीक है, उसका जो पुत्र था इकलौता ही था, ठीक है, और पति था, उन दोनों की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, कौन, पोतो, यानी उनकी उसकी बहू भी नहीं थी, यानी न तो उसका पुत्र था, न पति था, और न ही उसकी बहू थी, किसकी, वृद्ध अनाथ महिला की। ठीक है, और एक थी
उसकी पोती, जिसका आयु कितनी थी, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष थी, याद रखिएगा इतना। ये अब यही पोती इस वर्त काल में एकमात्र उसका सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति याद आई तो मारे दुख के फूट फूट कर वो क्या रहे, रोने लगी। यानी वो इस बात से रोने लगी, उसका तो आसपास कोई है भी नहीं, और ये सारी बातें सोच के, जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है, तब से वह मृत प्राय सी हो गई है। वो झोंपड़ी में उसका मन लग गया था, बिना मरे वहां वहां से वह निकलना नहीं चाहते थे। ठीक है, श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया, और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोसे के कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखा, अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो। ठीक है, पर वह पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज जब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चलें, वहीं रोटी खाऊंगी। तब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दें, इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। यानी वो वहां पर क्यों आई थी, वृद्ध महिला, जो अनाथ महिला है, वो अपनी झोंपड़ी की मिट्टी लेने के लिए। यानी जमींदार ने उस पर कब्जा तो कर लिया था, किसके माध्यम से, सॉरी, वकील के माध्यम से कब्जा तो कर लिया था। तो अब वो क्या चाहती है कि वहां से एक टोकरी में मिट्टी लेके जाना चाहती है, इसलिए अपने पोते। ठीक है, क्योंकि वो क्या नहीं कर रही है, खाना बनाना नहीं खा रही है, तो चूल्हा, मिट्टी किसके लिए, चूल्हा बनाने के लिए। चूल्हा बनाने के लिए क्या करने जा रही है, मिट्टी लेके जा रही है, अपनी किसके लिए, अपनी पोते के लिए। आगे देखिए, विधवा झोंपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले गई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी में जरा हाथ लगाइए, जिससे मैं उसे अपने सर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर वह बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैर में गिरने लगी, तो मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे, तो ही आही देखा कि यह काम उसकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना था, पर जिस स्थान पर जस से तस न हुई, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। ये किसने कहा, जमींदार ने। यानी जमींदार है, वो अपना प्रयास करके थक गया था कि भाई अब उससे टोकरी नहीं उठाई जा रही थी, तो उसने क्या कहा कि अब मुझसे तो नहीं उठाई जा रही। आगे देखो, यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है, उसका भार आप जन्म जन्मांतर तक ना उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनकर उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्या मांगी, क्षमा मांगी, और क्या कर दी, झोपड़ी वापस कर दी। ठीक है, तो यानी लास्ट में क्या हो गया, जमींदार का हृदय परिवर्तन हो गया। जमींदार का क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने क्या कर दी, झोंपड़ी जो विधवा महिला थी उसको वापस कर दी, विधवा जो अनाथ महिला थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा अपने इसका निष्कर्ष देख लें कि सिलेबस में हमारे लगी हुई एक टोकरी भर मिट्टी। इसके रचनाकार कौन है, माधवराव सप्रे। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में। छत्तीसगढ़ मित्र क्या है, एक प्रकार की मासिक पत्रिका है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देवी प्रसाद और उन्होंने क्या किया है, इसे हिंदी की फर्स्ट मौलिक कहानी माना है। ठीक है, और पूरे देश की मिट्टी, ये दो कथन आपको याद रखेंगे। ठीक है।
इसके अलावा आपने क्या देखा, इसके अलावा ये देखा, इसके अंदर जो है वो ये एक प्रकार से क्या है, आदर्शवादी कहानी है। आदर्शवादी यानी लास्ट में हृदय परिवर्तन दिखाया गया ना जमींदार का, उसमें अलावा हृदय परिवर्तन का भी चित्रण, हृदय परिवर्तन का भी चित्रण किया है। इसके अलावा मिट्टी से प्रेम का संदेश दिया गया ना, मतलब जो पोती होती है वृद्ध महिला की, वो क्या नहीं करती है, खाना नहीं खाती है। भाई अपने झोपड़े से जो मिट्टी आएगी फिर उससे चूल्हा बना के फिर उसी से वो खाना बनाने का विचार कर रही थी। ठीक है, मानवता का संदेश दिया गया कि हमें भलाई करनी चाहिए। ठीक है, लचर कानून व्यवस्था है कि भाई इतनी आसानी से उस वृद्ध महिला की जो है वो झोपड़ी पे कब्जा कर लिया पैसे के माध्यम से, यानी भ्रष्टाचार का विवरण, वर्ग भेद का चित्रण किया गया, शोषण का भी चित्रण किया गया है ना। तो ये सब है इसमें। इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखनी है कि जो अनाथ जो विधवा महिला थी, जो अनाथ विधवा महिला थी, अनाथ विधवा महिला, उसका जो है किसकी मृत्यु हो चुकी थी, पति की भी मृत्यु हो चुकी थी, पुत्र की भी और पोतों की। ठीक है, इन पुत्र वधू की, और एक उसके पास क्या थी, उसकी पोती थी जिसकी आयु कितनी थी, 5 साल की थी। ठीक है, इसी के लिए वो क्या ले जा रही थी, मिट्टी लेके जा रही थी चूल्हा बनाने के लिए। कौन सी झोपड़ी की मिट्टी से चूल्हा बनाने के लिए। तो खाना किसने, कौन नहीं खा रहे थे, उसके पोती नहीं खा रही थी। और अनाथ जो महिला उसने क्या सोचा कि वो मरने के बाद ही क्या करेगी, झोपड़ी से जाएगी। ठीक है, और ये सब सुनकर, ठीक है, और क्या था कि वकीलों के माध्यम से जो है वो जमींदार क्या कर लेता है, जो वृद्ध में वृद्ध जो विधवा महिला है उसकी झोपड़ी पे कब्जा कर लेता है ना। तो और लास्ट में महिला क्या कहती है कि तुमसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही झोपड़ी में, तो कई हजारों जो टोकरी भर मिट्टी है वो कैसे उठा लोगे। ये किसका कथन है, वृद्ध विधवा महिला का है ना। किसको कह रही है, जमींदार को कह रही है। और लास्ट में विधवा से क्षमा कौन मांगता है, जमींदार मांगता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें थी, आपको याद रखनी है। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।